नमस्कार दोस्तों, आपको बताते हैं बुद्ध चैनल या बुद्ध सर्किट के बारे में, क्योंकि इससे नेपाल को बहुत भारी फायदे होंगे। यानी बहुत ही ज़्यादा पैसा इससे नेपाल कमा सकता है, क्योंकि नेपाल की आमदनी का स्रोत कहीं ना कहीं पर्यटक भी बहुत ज़्यादा रहा है। और बुद्ध सर्किट से नेपाल को कितने फायदे होंगे ये इस वीडियो में बताएंगे। आपको ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेपाल का फैसला नेपाल की जनता को ही करना है कि नेपाल की भलाई किस चीज में है। देखिए, आपके पास में मजबूत लीडरशिप न रही है और न ही भविष्य में कभी आएगी, क्योंकि छोटे जो देश होते हैं उनको बड़े देश कहीं ना कहीं दबाव बनाते हैं उनके ऊपर और अपने दबाव में रखते हैं। नेपाल को या तो अमेरिका या चीन या भारत, ये तीनों देश अपने पाले में रखेंगे, अपने दबाव में रखेंगे और मजबूरन नेपाल को इनके दबाव में रहना ही पड़ेगा। इसलिए आपकी जो लीडरशिप है वो कभी भी नेपाल हित में फैसला नहीं ले पाएगी। वो वही फैसला लेगी जो भारत चाहेगा या चीन चाहेगा या अमेरिका चाहेगा। इसलिए जनता को यह जानना जरूरी है कि नेपाल हित किस चीज में है, क्योंकि हमने साफ क्लियर कह दिया, आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन हमने साफ क्लियर कर दिया कि आपके यहाँ कभी भी मजबूत लीडरशिप नहीं आएगी। एक तो आप भारत और चीन के बीच में फंसे हुए हैं, ठीक है, और ऊपर से अमेरिकी दबाव भी है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी लीडरशिप को हमेशा किसी न किसी एक देश के पक्ष में फैसला लेना ही होगा। तो इसलिए कहते हैं कि नेपाल की जनता को जानना बहुत जरूरी है। तो हम बता रहे हैं बुद्ध सर्किट के बारे में कि इससे क्या फायदा होगा नेपाल को। देखिए, ये मैप आप देख रहे हैं, ये बुद्ध सर्किट या बुद्ध चैनल इसे कहते हैं। ये भारत में लगभग चालू है, लेकिन एकदम परफेक्ट ढंग से चालू है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत क्या है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या है कि 4 धाम यानी लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर और बोध गया, यानी चारों धाम की जो बौद्ध लोग यात्रा कर लेता है उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। और जब तक वो लुम्बिनी नहीं गया तब तक उसकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब तक पशुपतिनाथ नहीं गए सब धाम को घूम लो और लास्ट में पशुपतिनाथ जाना ही पड़ेगा, तब यात्री 4 धाम यात्रा या शंकर के मंदिरों की यात्रा जो भी हो तब पूर्ण मानी जाती है, जब वो पशुपतिनाथ की यात्रा कर लेता है। तो इसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी है, जब वो लुम्बिनी की यात्रा कर लेगा तो जाके उसकी यात्रा सफल मानी जाएगी। तो इसमें क्या है कि भारत ने सारनाथ, बोध गया और कुशीनगर को जोड़ दिया है। अब नेपाल की तरफ से कहा जा रहा है, नेपाल के पर्यटक विभाग के जो अधिकारी लोग हैं, जैसे होम बहादुर बिष्ट, लीलामणि शर्मा और पौडेल जी जैसे जो नेपाल के अधिकारी हैं पर्यटक विभाग के, वो कह रहे हैं अपनी सरकार को कि आप भारत से रिक्वेस्ट कीजिए कि जो बुद्ध चैनल है, बुद्ध सर्किट है, उसमें लुम्बिनी को भी जुड़ जाए उसमें, यानी फिर चारों धाम एक हो जाएंगे। जो आदमी कुशीनगर आएगा वो सारनाथ भी जाएगा, वो बोध गया भी जाएगा और लुम्बिनी भी जाएगा। यानी कोई भी आदमी लुम्बिनी आता है तो भारत की तीनों जगह घूम लेगा, या कुशीनगर आता है तो लुम्बिनी भी घूम लेगा, या बोध गया आता है तो लुम्बिनी में घूम लेगा। यानी इस प्रकार का एक रेलवे नेटवर्क बनाइए। भारत में लगभग बना हुआ है बुद्ध चैनल, लेकिन ये परफेक्ट ये भी नहीं है, लेकिन बना हुआ है। तो नेपाल के पर्यटक विभाग के लोग कह रहे हैं, अपनी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भारत की सरकार से रिक्वेस्ट करे कि लुम्बिनी को बुद्ध चैनल के साथ में जोड़े रेलवे लाइन से। तो इससे क्या होगा, इससे यही होगा जो जब एक साथ चारों धाम जुड़ जाएंगे, यानी जो कुशीनगर आएगा तो वो लुम्बिनी भी चले जाएगा, वो सारनाथ भी चले जाएगा और बोध गया भी चले जाएगा। जब यात्रा सरल हो, सहज हो, यानी आराम से आदमी जा पाए, तो लुम्बिनी जाना बहुत आसान यदि हो जाएगा तो लाखों पर्यटक जाएंगे लगभग लुम्बिनी घूमने। 2019 में बताया जा रहा है कि बोध गया में 5 लाख जो फॉरेनर हैं वो लोग आए। दोस्तों 5 लाख, जब 5 लाख विदेशी लोग आए तो सोचिए भारत के भीतर के कितने लोग आए होंगे, वो अलग है, ठीक है। 5 लाख बल विदेशी आए, हमने ये रिपोर्ट पढ़ी है। अगर लुम्बिनी बुद्ध सर्किट से जुड़ा हुआ होता तो ये 5 लाख में 3-4 लाख लुम्बिनी भी जाते। और
भारत के हिंदू भी लुम्बिनी जाना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बौद्ध ही बौद्ध जाना चाहते हैं, हिंदू लोग भी जाते हैं, ठीक है, देखने की जगह है ना लुम्बिनी, तो हिंदू भी जाते हैं और बौद्ध लोग भी जाते हैं। तो यदि बुद्ध सर्किट से लुम्बिनी जुड़ जाता है तो सरल यात्रा हो जाएगी और एक ही गाड़ी में बैठ के चारों धाम की यात्रा हो जाएगी। इससे क्या होगा, नेपाल को, भारत को, दोनों को जबरदस्त फायदे होंगे। नेपाल को तो और ज्यादा होंगे फायदे। क्यों होंगे? क्योंकि भारत के 3 शहरों के पर्यटक सीधे लुम्बिनी जाने में फिर सफल हो जाएंगे। अब सोचिए आप कि जब लुम्बिनी में हजारों की, लाखों की संख्या में पर्यटन आएंगे तो कितना पैसा रेमिटेंस सरकार के पास में आएगा, यानी अरबों रुपए सरकार के पास में रेमिटेंस के तौर पे आ जाएगा। तो नेपाल सरकार को कहना चाहिए, जो आपके पर्यटक विभाग के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नेपाल सरकार भारत से रिक्वेस्ट करे कि लुम्बिनी को बौद्ध सर्किट से जोड़े। लेकिन दिक्कत कहाँ है? यहाँ पर दिक्कत है आपके यूट्यूब मीडिया पर बैठे विश्लेषक लोग। वो क्या बोल रहे हैं कि इससे नेपाल का भूटानीकरण हो जाएगा। दोस्तों, यही बोल बोल के तो नेपाल की अर्थव्यवस्था को चौपट किया गया है। प्रेम सिंह बस्नेत, जो कि नेपाली आर्मी के कोई हेड थे, अधिकारी थे, वो तक कह रहे थे कि नेपाल का भूटानीकरण हो जाएगा। दोस्तों, भूटानीकरण कुछ नहीं होता है। ये भूटानीकरण का डर दिखा दिखा के नेपाल की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया गया है। प्रचंड के समय में माओवादियों ने इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी उसको तबाह कर दिया, ठीक है। भूटान ने इंडिया की इंडस्ट्रीज को तबाह नहीं किया और इंडिया के कहने पर चला। आज भूटान की प्रति व्यक्ति आय $3500 सालाना है। नेपाल ने भारत के इंडस्ट्रीज को तबाह किया, दाम नहीं बनने दिया। हुआ क्या? नेपाल की प्रति व्यक्ति आय $1100 रह गई। यानी भूटान जो है नेपाल से 3 गुना ज्यादा धनी हो गया वहां का आदमी। कैसे हुआ? क्योंकि भूटान ने भारत के इंडस्ट्रीज को तबाह नहीं किया और भारत के कहने पर चला। आप तो जानते हैं कि भूटान अलग देश है, भारत कभी भूटान को कब्जा नहीं करने वाला और न करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। भूटान एक भाई के तौर पे, बड़े भाई के तौर पे भारत को मानता है और भारत के कहने पे चलता है। उसका विकास हुआ, वहां की जनता सुखी हुई और वो सर्वसंपन्न हुआ। तो नेपाल को ऐसे ही करना चाहिए था, भारत को बड़ा भाई मान लेना चाहिए था। लेकिन आप तो भारत को छोटा भाई बोलते हैं, ठीक है, और बार बार बोलते हैं हमारा भूटानीकरण हो जाएगा। यही वजह है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था कम हुई, चौपट हुई। 41 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है नेपाल। उत्तराखंड नेपाल से 3 गुना ज्यादा छोटा है। हमारी लगभग 45 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था है। अब सोच लीजिए आप, पहाड़ के जितने भी राज्य हैं सबकी अर्थव्यवस्था बहुत ठीक ठाक है, समझ रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय बढ़िया है, नेपाल से 3 गुना ज्यादा है। सिक्किम की प्रति व्यक्ति आय नेपाल से 5.5 गुना ज्यादा है। भूटान की 3.5 गुना ज्यादा है। उत्तराखंड की 3.5 गुना ज्यादा। केवल नेपाल की प्रति व्यक्ति आय कम होने के क्या कारण है? नेपाल की इंडस्ट्रीज को तबाह किया गया माओवादियों द्वारा। भारत ने जितनी भी इंडस्ट्रीज खड़ा की थी वहां पे सबको तबाह किया। किसने? माओवादियों ने। भले ही आपके विश्लेषक, चाइनीज सपोर्टर विश्लेषक कहें कि भारत ने माओवादियों को पाला। भारत ने यदि माओवादियों को पाला तो भारत में माओवादियों को किसने पाला? जिसने भारत में माओवादियों को पाला उसी ने नेपाल में माओवादियों को पाला। माओवादियों ने जितना नुकसान भारत को किया उतना नेपाल को नहीं किया। तो आपके विश्लेषक आपको बार बार भूटानीकरण का डर दिखा रहे हैं, ठीक है, और नेपाल की प्रगति नहीं होने देना चाहते हैं। उनका कहना है नेपाल को चीन की तरफ चले जाना चाहिए। चीन क्या कर लेगा आपके यहाँ? चीन कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि चीन के डायरेक्ट हित नहीं जुड़े हैं नेपाल से। केवल एक ही मुद्दा है तिब्बत की सुरक्षा का, उसके अलावा कुछ फायदे नहीं है चीन को नेपाल से। भारत को फायदे भी हैं, व्यापार है दोनों देशों का, भारत का और नेपाल का तो बहुत तगड़ा व्यापार है और लीगल और इनलीगल दोनों है भारत और नेपाल में। यदि सरकार व्यापार रोक देगी तो जनता नहीं रोकने वाली, अनलीगल तरीके से व्यापार चलेगा फिर भारत और नेपाल के बॉर्डरों में, ठीक है। तो ये भूटानीकरण का आपको डर दिखाया जाता है ताकि आपके भारत से रिश्ते खराब हों और आपकी अर्थव्यवस्था चौपट होती रही। अब इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे या तो चाइना का हो सकता है या अमेरिका का हो सकता है, दोनों देश का हाथ हो सकता है। लेकिन जो आपके विश्लेषक हैं, कौन? भरत दाहाल जी जैसे, जो सख्त विरोध कर रहे हैं मोदी का कि मोदी क्यों आ रहे हैं नेपाल, ठीक है, और आते तो उसमें आते अपने प्लेन में आते और तब गौतम बुद्ध एयरपोर्ट में उतरते। कौन कह रहे हैं? भरत दाहाल जी जैसे 100-200 विश्लेषक।
जब आपके एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं हुआ, उस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान आती नहीं है, तो भारत का प्लेन कैसे आ जाएगा? उसमें उद्घाटन किया आपने उसको, उसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू हैं? नहीं है। ट्रायल पूरा हुआ? नहीं हुआ, अभी भी ट्रायल पूरा। तो जब वो अभी तक चालू ही नहीं हुआ तो भारत का प्लेन कैसे उतर जाएगा उसमें? ये सोचा आपने? आपके विश्लेषक तो उल्टा बता रहे हैं आपको कि मोदी को द्वेष है कि लुम्बिनी से, इसलिए अपना प्लेन नहीं ला रहे। मोदी चाल चल रहे। क्या चाल चलेंगे मोदी? आपका एयरपोर्ट चालू कंडीशन में है ही नहीं। चालू होगा घरेलू उड़ान के लिए, ठीक है, लेकिन उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है और नेपाल सरकार की तरफ से क्लीन चिट नहीं दी गई है, इसलिए अभी उसमें कोई विदेशी विमान नहीं उतर सकता है। और आपके यहाँ झूठा बताया जा रहा है कि मोदी जानबूझ के नहीं आ रहे हैं। नेपाल सरकार ने क्लीन चिट दी है? पता कीजिए ना अपनी सरकार से। नेपाल सरकार ने कोई क्लीन चिट नहीं दी है और 2-4 अधिकारियों ने बोल दिया कि आना चाहिए मोदी को प्लेन से गौतम बुद्ध एयरपोर्ट में। अधिकारियों के बोलने से होता है कोई चीज? 2-4 अधिकारी बोल देंगे तो हो जाएगा? नहीं ना होगा, आपकी सरकार को बोलना पड़ेगा। और उद्घाटन हुआ ही नहीं, सरकार कैसे बोल देगी? और भारत अपन इतनी सुरक्षा, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता है कि जिस एयरपोर्ट का अभी तक उद्घाटन ही न हुआ हो उसमें प्रधानमंत्री के पोर्ट को भेज दे। नहीं इतना बड़ा रिस्क ले सकता है, क्योंकि भारत ने 3 प्रधानमंत्रियों की आकस्मिक मौत हो चुकी है, इसलिए भारत ऐसा रिस्क नहीं लेता अपने प्रधानमंत्रियों के लिए। आपके यहाँ झूठ फैलाया जा रहा है कि मोदी को द्वेष है, कि मोदी नफरत करते हैं कि लुम्बिनी से और नेपाल को कोई चाल चल रहे हैं इसलिए अपना प्लेन लेके नहीं आ रहे। वो सफेद झूठ है। ये भरत दाहाल जी जैसे लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, जो ये यूट्यूब मीडिया पे बोलते हैं और जनता को भड़काते हैं। भारत का कोई भी आदमी आता है नेपाल में, उसी को भड़काते हैं। रामदेव बाबा आए तो इन्होंने खूब भड़काया कि रामदेव बाबा क्यों आए, वो नेपाल की सारी जड़ी बूटियां ले जाएंगे। कौन सी जड़ी बूटियां ले जाएंगे नेपाल की? वो कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है, जरा नाम बताइए, लिख कर दीजिए मेरे को कमेंट बॉक्स में कि आपके पास ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जो भारत के पहाड़ों में नहीं है। बताइए तो जरा, बताइए ना, लिख के बताइए। बोल के कुछ नहीं होता है, लिख कर बताइए कि हमारे पास ये जड़ी बूटी ये भारत में नहीं होती है। ऐसी कोई नहीं होगी। हाँ 1-2 हो सकती है, ठीक है, जो नेपाल में होता है वही भारत के पहाड़ों में होता है। हमारे यहाँ से तो बाबा रामदेव कुछ लेकर नहीं गए। बाबा रामदेव आपके यहाँ कंपनी खोलेंगे तो भरत दाहाल जी जैसे 100-200 विश्लेषकों ने बहुत विरोध किया कि नेपाल को लूट लेंगे। क्या लूटेंगे नेपाल को? नेपाल में फैक्ट्री खोलेंगे, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। वो एलोवेरा तुलसी की खेती करने के लिए बोलेंगे वो कि आप इनकी खेती कीजिए। एलोवेरा तुलसी ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि इनकी खेती कीजिए और हमें बेचिए। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने कंपनियां खोल रखी है। हमारे यहाँ के लोग एलोवेरा तुलसी वगैरह वगैरह जो भी है उसको अपने खेतों में लगाते हैं और बाबा रामदेव के यहाँ बेच के आ जाते हैं और पैसा कमा लेते हैं। तो यही तो नेपाल में होना था, लेकिन चाइनीज सपोर्टर लोगों ने विरोध किया इस चीज़ का। इसमें भरत दाहाल 1 नंबर पे हैं, जो ये यूट्यूब मीडिया पे बकबक करते रहते हैं। इनके जैसे 100-200 विश्लेषक, और आप भी उन्हीं की बातों पर चलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गलत है। आपको बार बार भूटानीकरण का डर दिखाया जाता है और उस वजह से आपकी इंडस्ट्रीज ने कभी तरक्की नहीं की है। देश को विकास करने के लिए इंडस्ट्रीज पहले नंबर पर होती है। उत्पादन ही देश को धनी बनाता है। हम बार बार कहते हैं, आपके यहाँ उत्पादन नहीं होने दिया किसने? चाइनीज लोगों ने। यानी चाइना को जो लोग सपोर्ट करते हैं, पहले अमेरिका को वो लोग सपोर्ट करते थे, ठीक है। अमेरिका ने जब उनको पूछना बंद कर दिया तो अब उन्हीं का उपयोग कर रहे हैं। कौन लोग? हाओयांग की समझ लीजिए आप, या चाइना के लोग उनका उपयोग कर रहे हैं कि भारत के खिलाफ में सोशल मीडिया पे बोलते रहो, भारत की कंपनियों के खिलाफ बोलते रहो। और ये भरत दाहाल जी जैसे लोग ये बोलते रहते हैं। इनके जैसे बहुत सारे हैं, 200-300 से ज़्यादा होंगे शायद, ठीक है। तो ये सब बकते रहते हैं। नेपाल में इंडस्ट्रीज को तबाह करने में इन्हीं लोगों का हाथ है। नेपाल की इंडस्ट्रीज तबाह नहीं होती तो आपकी प्रति व्यक्ति आय $2000 होती इस समय, ठीक है। अब नेपाल के पर्यटक को भी ये लोग तबाह करना चाहते हैं। क्यों? डर दिखा दिखा के कि भूटानीकरण हो जाएगा। भाई 1950 में साफ क्लियर हो गया कि नेपाल अलग देश है, वो भारत का हिस्सा नहीं बन सकता है। तो अब ये संबंध में बात करके क्या फायदा कि भारत नेपाल को कब्जा कर लेगा, मधेश खाने दांव में छ भारत। ये सब बात करके क्या फायदा है? भारत की इतनी ताकत की मधेश खा लेगा? नहीं खा सकता है। और ताकत होगी तो भी नहीं खा सकता है, क्योंकि हमारा संविधान बहुत ताकतवर है। धारा 370 नहीं हटी थी 70 साल तक, ठीक है, जबकि कश्मीर अपना देश था।
फिर भी वहां पे अलग झंडा था, अलग सरकार चलती थी। क्यों? हालांकि वो भारत का हिस्सा था। जब कश्मीर को लेने में 70 साल लग गया तो नेपाल तो अलग देश है, उसको भारत कैसे ले लेगा? ये बात कभी सोची आपने? लेकिन आपके विश्लेषक आपके दिमाग में गलत बातें भरते रहते हैं कि भारत नेपाल को खा जाएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। और ये सब लोग जो है ये चाइना के कट्टर समर्थक लोग हैं। क्या इन्होंने कभी बोला कि नेपाल की हिंदू परंपरा महान है? कभी बोला इन्होंने? कभी नहीं बोला। इन्होंने बोला कन्फ्यूशियस महान है, चाइना तो बहुत प्राचीन और महान है। हिंदू सभ्यता के बारे में क्यों नहीं बोला इन्होंने, या बौद्ध सभ्यता के बारे में कि ये महान है? ठीक है, चाइना को क्यों इन्होंने महान बताया? यही लोग भारत पे इल्जाम डालते हैं कि भारत ने ऐसा किया। ठीक, ये भरत दाहाल परसों वीडियो लेके आए थे कि माओवादी का बैठक जैसे ही इंडिया में हुई वैसे ही राजा की हत्या हो गई। तो इनको कुछ पता नहीं है। माओवादी भारत के खिलाफ ही नेपाल में थे, भारत विरोधी थे माओवादी। भारत की छाती पे चढ़ के माओवाद जिंदाबाद कहा उन्होंने। ठीक है, और कहते हैं CIA और रा मिल के राजा को मरवाइए। जिस समय राजा की मौत हुई उस समय CIA और रा यानी भारत और अमेरिका कट्टर दुश्मन थे। 1999 में कारगिल वार हुई है, परमाणु परीक्षण हुआ है, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे। भाषण सुना दूं आपको, स्पीच अटल बिहारी वाजपेयी की, वो सुना दूंगा किसी दिन कि अमेरिका के खिलाफ में कितने बुरे शब्द अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे हैं, यानी अमेरिका को दुश्मन घोषित कर रहे हैं। तो उस समय भारत और अमेरिका तो दुश्मन थे, तो CIA और रा कैसे मिल गई राजा को मरवाने के लिए? इतना झूठ क्यों बोला जा रहा है? मैंने नेपाली जनता को भारत के खिलाफ इतना क्यों भड़काया जा रहा है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के तो राजा के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे, और आज आप लोगों के दिमाग में पूरा यकीन हो चुका है। इन लोगों ने झूठ बोल बोल के एक ही बात को 100 बार बोल के यकीन दिला दिया कि राजा की हत्या में भारत का हाथ है। तो ये 100% गलत है। ठीक है, क्योंकि राजा और अटल बिहारी वाजपेयी में कट्टर एकदम दोस्ती थी। राजा जो भारत में अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो राजा के सबसे बड़े समर्थक हैं, क्योंकि राजा को सबसे बड़ा समर्थन किसने दिया? RSS ने। अटल बिहारी वाजपेयी RSS के आदमी थे, यानी अटल बिहारी वाजपेयी पे दबाव बनाने के लिए अमेरिका या कम्युनिस्ट आदि देश के लोगों ने राजा की हत्या करवाई, और इल्जाम भारत पे डाल रहे हैं। कौन लोग? चाइना के जो ये पिट्ठू पाल रखे हैं ना आपके देश में, भरत दाहाल जैसे 100-200 विश्लेषक। आपको बहुत बुरा लगता है जब हम भरत दाहाल के बारे में बोलते हैं। भरत दाहाल जो है, जान लीजिए अच्छे से, भरत दाहाल चाइना का एक दलाल आदमी है, एक पिट्ठू आदमी है। मिलता होगा $100-50, क्योंकि हाउ यांग की तो वहां बैठी रहती है। ठीक, और वो सोशल मीडिया पे उसने पहले एडसन अकाउंट की तरह बना रखा था, जब हमने बताया था कि जो चीन की तारीफ करेगा उसको $50-60 उसके अकाउंट में आएंगे। तो भरत दाहाल कह रहे थे मोदी को लुम्बिनी से द्रोह है, यानी द्वेष है की। ठीक ना? तो ये क्या कर रहे हैं? ये नेपाल की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, और आप लोग इन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बोलते हैं ना, तो इनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये भारत की बुराई करते हैं और आपको मजा आता है भारत की बुराई सुनने में। ठीक है, आपको दिमाग में इन्होंने ऐसा डाल दिया, इन्होंने नहीं, इनके जैसे कई लोगों ने ऐसी बात डाल दी है कि जो भारत विरोध करेगा वही सच्चा देशभक्त होगा। क्या आप मुस्लिम हैं? ठीक है, मुस्लिम लोग ही कहते हैं पाकिस्तान में, जो भारत विरोध करेगा वही सच्चा देशभक्त होगा। तो आप लोग मुस्लिम तो है नहीं, हिंदू है, तो भारत विरोध करके क्या आप सच्चे देशभक्त होंगे? भारत विरोध करके आप अपनी अर्थव्यवस्था को चौपट करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने परसों इनका वीडियो सुना था, तो उससे मेरा दिमाग डिस्टर्ब है, क्योंकि भारत के लोग अच्छे से जानते हैं और अच्छे चाहते भी हैं कि नेपाल हमारा सच्चा मित्र देश है, क्योंकि भारतीयों के दिमाग में एक चीज है कि नेपाली लोग हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए लड़ते हैं। ये बात सभी भारतीय जानते हैं। तो वो कभी नहीं चाहते कि नेपाल भारत का संबंध खराब हो, और हम भी नहीं चाहते। लेकिन इनके जैसे लोग झूठे इल्जाम लगा के, भारत पे झूठ इल्जाम लगा के, कभी बोलते हैं कांग्रेस ने राजा को मरवाया, कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने राजा को मरवाया। भरत दाहाल जी बोलते हैं, ठीक है, आपने सुना नहीं है शायद इनकी सभी वीडियो। एक चीज में कुछ बोलेंगे, एक चीज में कुछ बोलेंगे। तो और ऐसे आदमी को आप सच्चा देशभक्त मानते हैं तो गलत बात है। ठीक है, तो ये जो कर रहे हैं भरत दाहाल जी, ये केवल नेपाल की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम कर रहे हैं। आप फाइनल जान लीजिए, आपकी अर्थव्यवस्था भारत पे टिकी है,
भारत से यदि आप दूर होते हैं तो आपकी अर्थव्यवस्था चौपट होगी। भारत के साथ में यदि आपके संबंध खराब होते हैं तो आपके यहाँ रेमिटेंस भी नहीं आएगा, कम हो जाएगा। इस चीज को समझिए गहराई से। और बुद्ध सर्किट में आपकी सरकार कह रही है, पर्यटक विभाग के लोग कह रहे हैं कि बुद्ध सर्किट में लुम्बिनी को जुड़ना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी बात नेपाल में होगी तो देखना है भरत दाहाल जी पहले चिल्लाएंगे कि भूटानीकरण हो गया नेपाल का, अब तो नेपाल को खा लेगा भारत, ये चिल्लाएंगे। कौन? क्योंकि ये चाइना के एक दलाल आदमी है। मैं अकेले इन्हीं को टारगेट नहीं कर रहा हूं, इनके जैसे बहुत है, 100-200। आपको बहुत बुरा लग रहा होगा कि भरत दाहाल जी का मैं विरोध कर रहा हूं। ये गलत शिक्षा दे रहे हैं, आपको गलत विदेश नीति समझा रहे हैं। और इनके जैसे जितने भी विश्लेषक हैं, इनकी वजह से नेपाल और भारत के संबंध पूरी तरीके से खराब हो जाएंगे और एक न एक दिन नेपाल का उत्तर कोरियाईकरण हो जाएगा। ठीक है, जैसे चाइना बोलेगा वैसे फिर नेपाल करेगा। जैसे उत्तरी कोरिया है, जैसे चाइना बोलता है वैसे करता है उत्तरी कोरिया, तो ऐसे ही तो होगा एक दिन। तो ये लोग क्या करना चाहते हैं? नेपाल का उत्तरी कोरियाईकरण करवाना चाहते हैं, जो कि नेपाल के लिए बहुत भारी घातक होगा। तब नेपाल की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी नहीं, घटेगी। अभी $1100-1200 है, उत्तर कोरियाईकरण हो जाएगा तब फिर $1000 होगी, फिर $900 होगी, तब घटेगी उत्तर कोरियाई की तरह। दोस्तों बुरा मत मानिए, सच्चाई यही है कि आपके यहाँ क्या समझा जाता है कि भारत का विरोध करने वाला ही सच्चा देशभक्त है, और झूठ मूठ का सीमा विवाद बताया जाता है। सीमा विवाद है, हर देश के साथ में सीमा विवाद होता है। जब खुली सीमाएं हैं हमारी भारत और नेपाल की, तो विवाद नहीं होगा क्या? लेकिन इतना बड़ा विवाद हो जाना कि भारत और नेपाली लोग भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लग जाए और पाकिस्तान की तरह बोले कि मर जाएंगे लेकिन ये कर देंगे, ठीक है, तो ये गलत है। तो बुद्ध सर्किट पे बात करनी चाहिए। नेपाल की तरफ से पहल की जा रही है कि बुद्ध सर्किट बने, और तब क्या होगा, नेपाल में जो यात्री हैं, पर्यटक लोग हैं, वो लाखों की संख्या में आएंगे। 40 करोड़ लोग हैं दिल्ली से उत्तर प्रदेश, ये जो जगह है जिसमें बुद्ध सर्किट जुड़ा हुआ है। अब बताइए 40 करोड़ लोग हैं, और जब सरल यात्रा हो जाएगी तो कितने लोग आएंगे लुम्बिनी देखने के लिए? तो पैसा नहीं आएगा क्या? आएगा। तो देश के विकास के बारे में सोचिए। फालतू की राजनीति जो आपके विश्लेषक लोग यूट्यूब मीडिया पे चिल्लाते रहते हैं, उनकी बातें सुनेंगे तो आपका देश का बंटादार होगा। सन 2000 में खूब सारी फैक्ट्रियां खुल रही थी आपके यहाँ। उस समय लग रहा था कि अब नेपाल तो एक झटके में विकास करेगा। माओवादियों ने क्या किया? 10 दिन की बंदी, 15 दिन की बंदी, भारतीय उद्योगपतियों को उठा के ले जाना और फिरौती मांगना। तो यही कारण से वहां पे इंडस्ट्री नहीं खुली, और खुल जाती तो आज क्या होता? कम से कम $2000 होती ना प्रति व्यक्ति आए। धन्यवाद दोस्तों, बुरा लगा हो तो माफ कीजिए।